प्रातः स्मरणीय माँ सरस्वती, प्रणवा अक्षर ओम, माँ भारती। सरस्वती शिशु मंदिर विजयनगर के इस प्रकटोत्सव कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित समिति के अध्यक्ष परम आदरणीय कैलाश जी रघुवंशी भाई साहब, इंदौर विभाग के विभाग समन्वयक बंधु आदरणीय श्री महेंद्र सिंह जी सिसोदिया, विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती इंदिरा शर्मा दीदी, ग्रामीण शिक्षा के हमारे प्रांत के कोषाध्यक्ष श्री गुरुचरण जी वर्मा, मंच के दाहिनी ओर बैठे हुए ऐसे समिति के समस्त पदाधिकारी बंधु, इंदौर देवास नगर में अन्य विद्यालय जो सरस्वती शिशु मंदिर चलते हैं उनके प्राचार्य बंधु भी उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए बड़ी संख्या में सम्माननीय अभिभावक बंधु भगिनी, विद्यालय में शिक्षा के साथ संस्कार देने के इस पुनीत कार्य में लगे हुए समस्त आचार्य एवं दीदियां, और आज के इस पराक्रम दिवस पर पराक्रम दिखाने वाले ऐसे विद्यालय के प्यारे भैया और बहनों, आज आप सब लोगों के कार्यक्रम देखने आए हैं। अभिभावक बंधु, समाज के गणमान्य नागरिक, हम भी उसी इच्छा से आए हैं, इसलिए आपकी प्रस्तुतियों में ज्यादा बाधा नहीं बनूंगा, लेकिन आदेश हुआ है तो एक दो बात कहूंगा। और बात शुरू करूं उसके पहले जरा जोर से जय घोष करना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। आज का दिन बहुत ही विशेष है। आज हमने भारत माता का भी जयकारे किए हैं, सुभाष चंद्र बोस के भी किए हैं। नेताजी शब्द बहुत प्रचलित है, आज के समय में कुछ बदनाम भी हो गया, लेकिन नेताजी शब्द को चरितार्थ किया था वास्तव में सुभाष चंद्र जी बोस ने। उन्होंने समाज का सही नेतृत्व किया था। जो उन्होंने आजाद हिंद फौज की सेना का गठन किया था इस देश को आजादी दिलाने की दृष्टि से, तो सेना का भी नेतृत्व प्रामाणिकता से किया था और पूरे भारतवर्ष के जन जन का नेतृत्व उन्होंने सही मायने में किया था, इसलिए उनको नेताजी कहा गया। जो समाज को नेतृत्व करते हुए सही दिशा दिखा सके, वास्तव में वही नेता होता है। और हमारे मन मस्तिष्क में नेताजी की छवि और उनकी बनी हुई है, इसलिए उनके जीवन काल के भी बहुत सारे प्रसंग है। भैया बहन यहाँ उपस्थित हैं, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। बाल्यकाल से ही उनके मन मस्तिष्क में समाज सेवा, राष्ट्र सेवा कूट कूट कर भरी हुई थी। हमारे इस मातृभूमि पर एक विदेशी शक्ति हम पर शासन कर रही है, इसकी पीड़ा उनके मन मस्तिष्क में ऐसी थी कि उनको जो भी बन सका, जितना भी उनमें पुरुषार्थ था, पराक्रम था, वो उन्होंने किया है। जबकि उनकी योजनाओं को अगर भारत में सहयोग नहीं मिला तो विदेशों में जाकर अंग्रेजों की सत्ता की नींव कैसे हिल सकती है, तो फ्रांस, जर्मनी में जाकर भी उन्होंने प्रयास किए हैं और अन्य देशों का सहयोग लेने का भी काम किया है। बहुत सारे भारतीय अन्य देशों में कारागार में थे, उनको मुक्ति का अभियान उन्होंने चलाया है, उनको संगठित किया है। उस समय में कलकत्ता में आजाद हिंद फौज की सेना में जो सैनिक थे, उनका जो मार्च पास्ट हुआ था, जो प्रदर्शन हुआ था, उससे सरकार की जड़ें हिल गई थी और वास्तव में इतना दबाव बना था कि अंग्रेजों को इस भारत को छोड़ने का मन बनाना ही पड़ा। तो ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस
जिन्होंने जय हिंद का नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा दिया। इसलिए केवल ऐसी बातें करना कि बिना खड़ग बिना शस्त्र के ये देश आजाद हो गया, तो ऐसे महापुरुषों के प्रति वास्तव में उनका अपमान है, जिन्होंने अपने रक्त की एक एक बूंद इस देश के लिए न्यौछावर कर दी। ऐसे महापुरुषों की श्रृंखला इस देश में बहुत बड़ी है। कुछ नाम हम जानते हैं, कुछ महापुरुषों के जो बलिदानी महापुरुष हुए हैं, क्रांतिकारी हुए हैं, उनके नाम तक भी हम नहीं जानते। आजादी का अमृत महोत्सव ये चल रहा है, तो ऐसे बहुत सारे गुमनाम क्रांतिकारी और महापुरुषों के नाम निकल निकल के आए हैं और हमने उनका स्मरण किया है। आज शारीरिक प्रकटोत्सव का कार्यक्रम है, पराक्रम दिवस भी है, तो हम सब लोग प्यारे भैया बहन जो हैं वो अपने अपने पराक्रम दिखाने वाले हैं। अभिभावक बंधु भगिनी उपस्थित हैं। हम सब लोग जानते हैं कि मानव शरीर में पंचकोशों का निवास होता है, पंचकोश समाहित होते हैं, जिसको हम कहते हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। कहते हैं कि इन पांचों कोशों का अगर क्रमशः विकास होता है तो बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए विद्या भारती बोलती है ना कि भैया बहनों का सर्वांगीण विकास की दिशा में हमारे विद्यालय प्रयास करते हैं। स्वामी विवेकानंद की भी जयंती गई है 12 जनवरी इसी माह में। वो भी कहा करते थे कि बच्चों के अंदर अंतर्निहित शक्तियों का भंडार है, उनको उचित वातावरण देने की आवश्यकता है। अगर वातावरण मिलता है तो अंदर जो सुप्त अवस्था में उनकी जो शक्तियां हैं वो बाहर निकलती है और बड़े बड़े पराक्रम बच्चे कर लेते हैं। तो इस दिशा में विद्यालय प्रयास करते हैं, गतिविधियां चलाते हैं। तो ये जो 5 कोशों की जो मैंने बात की है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इन कोशों को विकसित करने में, पुष्ट करने में जिन 5 विषयों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, जो आधार का काम करते हैं, वो हमारे विद्या भारती में विषय के रूप में और समाहित किए गए हैं। वो 5 विषय हैं: शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा, संगीत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा। तो ये 5 प्रकार के विषय से अगर बच्चे को संस्कारित किया जाता है, गतिविधियां चलाई जाती, क्रियाकलाप किया जाता है और सब प्रकार के कार्यक्रम की योजना की जाती है, तो ये बच्चे के विकास में बहुत प्रामाणिकता के साथ सहायक सिद्ध होते हैं। शारीरिक शिक्षा की बात करते हैं तो शारीरिक प्रदर्शन अभी आप लोगों के सामने होने वाला है। तो ये जो शरीर है ये अन्न से विकसित होता है। तो अन्न का बहुत महत्व है, खान पान का बहुत महत्व है, आहार विहार का बहुत महत्व है। तो जैसा आहार होता है वैसा शरीर बनता है, ऐसा कहते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, ऐसा भी बोलते हैं। तो अच्छा आहार करने से शरीर सबल होता है, सुदृढ़ होता है। आज भैया बहनों में आपको भी बताना चाहता हूं कि हम सब लोग विज्ञापनों को देखकर और बाकी लोगों को देखकर जो हमारे खान पान बिगाड़ रहे हैं, उससे स्थिति बहुत बिगड़ रही है। बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, कम उम्र में उनको चश्मे लग रहे हैं और ऐसी स्थिति बन जाती है कि अगर विद्यालय के कार्यक्रम में गर्मी के दिनों में चिलचिलाती धूप में अगर 2 मिनट के लिए उनको खड़ा होना पड़े तो वो चक्कर खा के गिर जाते हैं। क्यों? वो इसलिए होता है कि हमारे देश में जितनी भी ऋतुएं उनको सहन करने की शक्ति शरीर के अंदर नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती है कि हमारा आहार, हमारा खान पान जरा ठीक नहीं होता है। भगवान कृष्ण कृष्ण क्यों बने? तो यशोदा माता उनके खान पान पर बहुत ध्यान देती थी।
दिल्ली की एक घटना समाचार पत्रों में छपी थी और न्यूज चैनलों में भी चली थी। और भैया बहन गौर से ध्यान दें उसको, जो मैं बता रहा हूं, माता बहनें भी ध्यान दें। ये पिज्जा, बर्गर और फास्ट फूड, इसका चलन इतना बढ़ गया है विद्यार्थियों में कि दिल्ली में वो महीनों महीनों तक शुद्ध भोजन नहीं कर पाते। बस उनको यही चाहिए, पिज्जा, बर्गर और फास्ट जंक फूड। उससे हो क्या रहा है, तो एक छात्रावास पे एक रिपोर्ट निकल के आई, जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी। वो रिपोर्ट निकल के ये आई कि बच्चों ने कई महीनों से भोजन ही नहीं किया, चपाती नहीं खाई, सब्जियां नहीं खाई, और उसके कारण हुआ ये शरीर पे असर कि उनको आंतरिक बहुत सारी बीमारियां होने लगी। और उसमें सबसे बड़ी बीमारी ये हो गई कि वो भैया छात्रावास में जो रह रहे थे, वो पिछले मतलब 7-7 दिनों तक सोच ही नहीं जाते थे, निवृत्त नहीं हो पाते थे, फ्रेश नहीं हो पाते थे। इतना उनका डाइजेशन बिगड़ जाता था। ये मैं नहीं कह रहा हूं। इसलिए शरीर का विकास आहार पर सुनिश्चित है। तो आहार अगर ठीक हो गया तो शरीर को पर्याप्त कसरत करवाने की भी आवश्यकता होती है, सूर्य नमस्कार लगाने की आवश्यकता होती है, साहसिक कार्यक्रम करने की आवश्यकता होती है, हिम्मत जुटाने की होती है। साहस बढ़ता कैसा है, इसलिए परिश्रम जितना कर सकते हैं करना चाहिए, तो ये शारीरिक विकास होता है। तो इस दृष्टि से हमारे विद्यालय में शारीरिक शिक्षा की दृष्टि से बहुत सारे शारीरिक कार्यक्रम यहाँ चलते हैं, खेलकूद चलते हैं। दूसरी शिक्षा हमारे यहाँ जो कही गई, योग शिक्षा। तो योग शिक्षा को अगर सही समझना है तो इसका सीधा संबंध है हमारे प्राणमय कोश से। प्राण शक्ति बच्चों की बढ़ना चाहिए, और प्राण शक्ति बढ़ती है बच्चों की योग शिक्षा से। इसलिए हमारे यहाँ प्राणायाम, अनुलोम विलोम ये भी होता है, क्योंकि प्राण शक्ति बढ़ना चाहिए। कोरोना काल में जिनकी प्राण शक्ति बढ़ गई थी वो बच गए। वायरस अंदर जाने के बाद जिनकी प्राण शक्ति कम थी, उस बीमारी ने उनको ले लिया, उनका जीवन समाप्त हो गया। इसलिए योग का बहुत महत्व है। ये प्राण वायु बढ़ना चाहिए। भाई बहनों, आप लोगों को बता रहा हूं मैं, जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, हम कई बार निराश हो जाते हैं, और ऐसे निराश हो जाते हैं कि पढ़ने में आता है कि जीवन से पलायन कर जाते हैं विद्यार्थी। गुजरात में साबरमती नदी है, वहां जब 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आते हैं तो उस नदी के पुल के ऊपर पुलिस लगाना पड़ती है। वो इसलिए लगाना पड़ती है कि रिजल्ट आते हैं तो जिनको अपेक्षाकृत अंक नहीं आते हैं 10वीं और 12वीं में, तो इतने हताश हो जाते हैं, वो जीवन से पलायन करने के लिए स्कूल पे आते हैं नदी में कूदने के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी प्राण शक्ति का सहन करने की शक्ति का विकास ही नहीं हुआ है। उन्होंने जीवन में कभी योग ही नहीं अपनाया है। इसलिए प्राण शक्ति बढ़ेगी कैसे, प्राण वायु बढ़ेगी कैसे? इस प्राण वायु को हम ये कह सकते हैं कि ये प्राण शक्ति मनुष्य शरीर में 60% रिजर्व रहती है। हम केवल 40% शक्ति का ही उपयोग कर पाते हैं। जैसे बोलते हैं नहीं कि कोई देश के अंदर कोई विशेष संकट आ जाता, परिस्थिति आ जाती है, तो सरकार को रिजर्व फोर्स तैयार करना पड़ती है। जब संकट आता है तो रिजर्व फोर्स आती है। ऐसे ही मानव शरीर के ऊपर जब संकट आता है तो अंदर जो रिजर्व फोर्स है वो बाहर निकलती है। लातूर में भूकंप आया था, एक बुढ़िया मकान में बैठी हुई थी। जब भूकंप आया उसकी छतें हिलने लगी, क्योंकि वो जो बुढ़िया थी उसको हड्डी रोग था, उठ नहीं पाती थी, लेट जाती थी तो लेटी रहती थी, 2 लोगों को हाथ पकड़ के उसको बिठाना पड़ता था। उस समय वो था, कोई भी उसके परिवार में कोई था नहीं। लेकिन जब ये भूकंप आया उसको लगा कि छत मेरे ऊपर गिरने वाली है, तो वो खड़ी हो जाती है, खड़ी होके घर के बाहर आके रोड पे बैठ जाती है। वो बैठने के बाद वो लेट जाती है, लोग पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, तो उसको वो बताती है मुझे ही नहीं पता कि मैं कैसे खड़ी हो गई, क्योंकि ये उसके अंदर आंतरिक शक्ति थी जो रिजर्व थी। जब उसको संकट का ध्यान में आया कि अगर मैं भगूंगी नहीं
तो मेरे ऊपर ये गिर जाएगी छत, मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। तो हमारे अंदर ऐसी जो रिजर्व शक्ति है, जो अंतर्निहित शक्ति है, वो परिश्रम से बाहर निकलती है, पराक्रम से बाहर निकलती है। इसलिए विवेकानंद जी बोलते हैं अंतर्निहित शक्तियों का भंडार है, और ये सब सारी चीजें बाहर निकले, इसके लिए हमारे यहाँ योग शिक्षा है। दूसरी है संगीत शिक्षा। तो संगीत शिक्षा का, संगीत का बहुत महत्व है। हम सब जब अच्छा संगीत सुनते हैं तो आंखें बंद करके बिल्कुल मनोमय से संगीत सुनते हैं। आज का जो संगीत है बड़बड़ कुटा, उसको संगीत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पाश्चात्य संगीत, वेस्टर्न संगीत ऐसा बोलते हैं कमर के नीचे के हिस्से को उद्दात करता है, सक्रिय करता है। और उसी संगीत की भरमार इस देश के अंदर बढ़ती जा रही युवाओं के बीच में, इसलिए विकृतियां पैदा हो रही है, मनोविकृति पैदा हो रही है, मानसिकता उनकी विकृत हो रही है, अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, चिड़चिड़ापन हो रही है, किसी का सुनते नहीं है। इसलिए संगीत से मन तैयार होता है, तो मानसिक दृष्टि से वो अच्छा हो, इसलिए अच्छा संगीत होना चाहिए। इसलिए मानसिक विकास में सहायक है तो वह संगीत शिक्षा है। इसलिए संगीत शिक्षा का हमारे यहाँ प्रावधान है, विद्यालय में संगीत की गतिविधियां चलती हैं, और मन का ही खेल है ये, तो मन बड़े भी होना चाहिए। इसलिए मानसिक विकास की दृष्टि से महापुरुषों के जीवन चरित्र, उनके पराक्रम की कथाएं, रामायण महाभारत के प्रसंग, शिवाजी महाराणा प्रताप के जीवन में उन्होंने जो योगदान दिया है, उनका चरित्र, ये सब सारा बच्चों के सामने आना चाहिए, उससे उनका मन अच्छा तैयार हो जाता है। दूसरा है संस्कृत शिक्षा। संस्कृत का संबंध विज्ञान से है। विज्ञानमय का कोर्स उसका जब होगा जब बच्चा परीक्षण करना सीखेगा, निरीक्षण करना सीखेगा, क्रियाकलाप करेगा, गतिविधि करेगा, नवाचार करेगा। तो अधिक से अधिक मौका बच्चों को दीजिए आप, उनको स्वयं को करने के लिए। अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि अपनी इच्छाएं बच्चों पर मत थोपिए, उनको बनने दीजिए, उनको जो बनना है, जीवन के लक्ष्य का निर्धारण उनको करने दीजिए। कई बार हमारी इच्छा थोपने से बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है, जो हम चाहते हैं वो भी नहीं बन पाता बच्चा, और जो बच्चा बनना चाहता है वो भी नहीं बन पाता है, और तीसरा रास्ता अपना लेता है। इसलिए उसको करने दीजिए। हमारे विद्यालय में ऐसे एक शारीरिक कार्यक्रम हो रहा था, तो एक बच्चा मिट्टी से खेल रहा था, कैसे पानी भी लिया, पानी में मिट्टी में पानी डाल रहा था और कुछ बना रहा था वो घर जैसा। इतने में एक माता ने देखा, उसकी माँ ने, कि मेरा बच्चा जो है मिट्टी में खेल रहा है। उसको गुस्सा आता है कि बाकी बच्चे तो इधर बैठे हैं अपने काम में लगे हैं, और ये बच्चा जाके मिट्टी में खेल रहा है, पानी से खेल रहा है। जाती है वो माता, झल्ला के उसको हाथ पकड़ के खड़ा कर देती है और एक चांटा जड़ देती है। उस एक चांटे ने भारत के भविष्य के एक इंजीनियर की हत्या कर दी। उसमें वो क्रिएटिविटी गुण था कि वो जीवन में कुछ न कुछ अच्छा बना सकता है, कर सकता है। मकान बनाने की उसकी चेष्टा थी। इसलिए उसके विज्ञानमय का कोर्स होने दीजिए, उसको कल्पना करने दीजिए, खुले आसमान में उसको जाने दीजिए, विचार करने दीजिए। वो जैसा सीखना चाहता है, जैसा बनना चाहता है, वैसा वातावरण आप दीजिए, उसको प्रोत्साहित कीजिए। तो संस्कृत शिक्षा ये बोलती है। हमारे यहाँ संस्कृत शिक्षा ने पाठ्यक्रम की बात नहीं कर रहा हूं। संस्कृत को देवों की भाषा कही गई है, और ये तो नासा के वैज्ञानिकों ने भी अब मान लिया है कि अति प्राचीन और वैज्ञानिक भाषा है संस्कृत भाषा। क्योंकि नासा ने जो अंतरिक्ष में वैज्ञानिक भेजे थे, उनको संदेश भेजने के लिए कुछ भाषाओं में जब संदेश भेजे तो उनको प्राप्त नहीं हो रहे थे। जो भी संदेश भेजते थे तो अंतरिक्ष में जाके उल्टे पुल्टे हो जाते थे, वो समझ में नहीं आता था उनको। लेकिन फिर उन्होंने जब संस्कृत में संदेश भेजा तो एजीटी संदेश अंतरिक्ष में उन वैज्ञानिकों को मिला है। कंप्यूटर संचालन करने की दृष्टि से सबसे अच्छी भाषा अगर कोई सी है तो संस्कृत भाषा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विज्ञान मानने लगा है।
फिर दूसरा आनंदमय कोश, इसका विकास कैसे होता है? तो इसका विकास होता है नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा। तो जितने भी अवतारी पुरुष हुए हैं उनमें आध्यात्मिक गुण शिशु अवस्था बाल अवस्था से ही विकसित हो गया था। दूसरे के बारे में सोचना, प्रकृति के बारे में सोचना, जीव जंतु के बारे में सोचना, पेड़ों को जल देना, पत्तियां नहीं तोड़ना, तुलसी को पानी पिलाना, गौ माता को रोटी खिलाना, ये सब सारी जो चीजें हैं ये आध्यात्म की ओर बच्चे को बढ़ाती है। और जब आध्यात्मिक की ओर बच्चा बढ़ता है तो नैतिक गुण उसमें वैसे ही विकसित हो जाते हैं। इसलिए जितने भी महापुरुष हुए हैं उनका आध्यात्म इतना प्रबल था कि इस धरा पर जन्म लेने के बाद वो भगवान की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया। तो नैतिक आध्यात्मिक शिक्षा की व्यवस्था विद्यालयों में होती है और इसी से उसका आनंदमय कोश का विकास होता है। यानी जिसकी मृत्यु आनंदमय हो, प्रसन्नता से हो। कहते हैं ना कि जब बालक जन्म लेता तो रोते हुए लेता है और जब उसकी मृत्यु हो तो चेहरे पे मुस्कान हो, मृत्यु का स्वागत करे। तो वास्तव में जब इस स्थिति में मनुष्य पहुंच जाता है कि आत्मी स्वागत मतलब आत्मा का स्वागत, मृत्यु का स्वागत जो है वो प्रसन्नता से करता है, कष्ट नहीं उतारता है और हंसते हंसते दुनिया से जाता है। इसका मतलब उसके पांचों कोशों का विकास समुचित हुआ है। इसलिए मेरा इतना ही आग्रह है कि आप सब लोग जो विद्यालय में जितनी भी गतिविधियां संचालित होती हैं, क्योंकि विद्यालय और घर के वातावरण में समानता नहीं होगी, उसके परिवेश में जब एकरूपता नहीं होगी तो बच्चा असमंजस में होगा। विद्यालय में क्या चल रहा है और घर में वो क्या देख रहा है, तो दुविधा में रहता है कि विद्यालय वाले ठीक कह रहे हैं कि घर वाले ठीक कह रहे हैं। इसलिए विद्यालय का जो परिवेश उसको मिलता है वैसा ही परिवेश अगर उसको घर में मिलेगा, वैसा ही उसको स्वतंत्रता कुछ करने की घर पे मिलेगी। उसकी योग्यता को समझते हुए अगर वो अपने आप को आगे बढ़ाएगा तो उसका संपूर्ण विकास होगा। तो मुझे लगता है कि शारीरिक प्रकटोत्सव के इस कार्यक्रम में मुझे जो लगा कि इस प्रकार का विषय मुझे रखना चाहिए तो मैंने उस विषय को रखने का प्रयास भर किया है। आप सब लोग भली प्रकार से जानते हैं कि बच्चे का विकास कैसे हो सकता है। बहुत अच्छी अच्छी महापुरुषों की कथाएं हम सब लोगों ने आजकल एपिसोड भी आते हैं, अच्छे एपिसोड आते हैं। महाराणा प्रताप का एपिसोड भी आता था, उनका जो बाल्य अवस्था का जीवन काल गुजरा है उसके बहुत बढ़िया बढ़िया एपिसोड है उसमें। शिवाजी के भी आते थे, रामायण और महाभारत तो कोरोना काल में बहुत चली है, उसके प्रसंग भी आते थे। हमारे दैनंदिन जीवन में अच्छे प्रसंग आते हैं तो वो प्रसंग भी सुनाना चाहिए जिससे उनका मन अच्छा तैयार हो। तो पांचों कोशों का विकास उनका तभी होगा। ये 5 आधारभूत विषयों की जो मैं बात कर रहा हूँ ये केवल विद्यालय में औपचारिकता भर होती है, क्योंकि 4 या 5 घंटे रहते हैं। तो इन 5 आधारभूत विषयों के दृष्टि से अगर घर पे भी उसको वातावरण मिलता है तो उसका समुचित विकास होगा। आप सब लोगों ने बहुत धैर्यता से आज मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दीदी आचार्यों को भी मैं अग्रिम शुभकामना देता हूं कि आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की है और भैया बहनों को तैयार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।